वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारे मैराथन सेशन चल रहे हैं जिसमें हम पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ 6, 7, 8 की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट में, ताकि आप सीटेट साइंस में बहुत ही अच्छा स्कोर करें। और ये जो मैराथन सेशन है ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको देखना मैंडेटरी है और इनसे क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं। और जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तब आपको याद होगा, रियलाइज़ होगा कि मैराथन सेशन मैम के कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो आज ये हमारा मैराथन सेशन की सेकंड क्लास है, सेशन 2 है, जिसमें हम फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जैसे कि फ्रिक्शन, मोशन एंड टाइम, फोर्स एंड प्रेशर और साथ में हम हीट, ऊष्मा टॉपिक को इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक फ्रिक्शन, घर्षण, जो कि बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा सिर्फ एक एग्जाम्पल से। सपोज 3 सरफेस हैं। एक सरफेस पर सैंड है, एक पृष्ठ है, एक सरफेस है जहाँ पर बहुत सारी रेत है, सैंड है। एक दूसरा सरफेस है जिस पे बहुत सारा तेल डला हुआ है, ठीक है, बहुत सारा तेल यहाँ पर डला हुआ है। एक तीसरा सरफेस है जो बिल्कुल नॉर्मल सरफेस है, जैसे आपकी सड़क होती है तो बिल्कुल नॉर्मल सरफेस है। अब मैं आपसे बोलूँ कि आपको इन तीनों सरफेस पर, तीनों पृष्ठों पर चलकर दिखाना है, तो आप बड़ी आसानी से, जो सड़क वाला सरफेस है इस पर तो आप बड़े नॉर्मली जैसे रोज़ चलते हैं उस तरीके से चल जाएंगे। लेकिन ये वाला जो सरफेस है जिस पर तेल डाला हुआ है, लुब्रिकेंट डाला हुआ है, ऑयल डाला हुआ है, आप इस पर फिसल कर गिर जाएंगे। और आप जो रेत वाला सरफेस है इसमें आपको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आप अलग अलग सरफेस पर अलग अलग तरीके से चल पा रहे हैं। कहीं पर आप सही चल रहे हैं, कहीं पर आप फिसल कर गिर रहे हैं और कहीं पर आपको चलने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पर सैंड में, रेत में आपको चलने में दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि आपकी अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप तो सैंड में आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वो फोर्स आपको आगे की तरफ बढ़ने नहीं दे रही। बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको फेस हो रही है और बहुत सारी एनर्जी आपकी वहाँ पर लॉस हो रही है। वहीं जो दूसरा सरफेस है जिस पर तेल डला हुआ है, उस सरफेस पर उल्टा काम हो रहा है। आप रुकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो सरफेस आपको रोक नहीं पा रहा और आप फिसल कर वहाँ पर गिर जा रहे हैं। और ये तो नॉर्मल सरफेस है। तो ऐसा जो हो रहा है वो हो रहा है एक अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स यहाँ पर कार्य कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं। और याद रखना, ये जो घर्षण है वो सबसे ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन जो सबसे ज़्यादा होगी वो आपकी कौन से वाले सरफेस पर थी, वो आपकी सैंड वाले सरफेस पे थी जिस पर आपका रेत था। तो याद रखिए, जितना सरफेस खराब होगा उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन फोर्स होगी। वो आपकी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। आप सीधा जाना चाह रहे थे लेकिन फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है और आपको रेत में आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है। जितना सरफेस खराब होगा उतनी ही फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगी। तो उसके बाद सेकंड नंबर पर जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा? जो आपका नॉर्मल वाला सरफेस था। और सबसे कम फ्रिक्शन किस पर होगा? जिस सरफेस पर आपने तेल डाल दिया था। तो वहाँ पर आप रुकने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो अच्छी तरह से वहाँ पर वर्क नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आप फिसल कर गिर गए। तो वहाँ पर फ्रिक्शन सबसे कम होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया फ्रिक्शन क्या होता है। एक फोर्स होती है जो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है सरफेस के, और वही आपका घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स होता है। और ये कैसे कांटेक्ट में, कैसे कार्य करता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और वो एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर फ्रिक्शन काम करता है आपका एक अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अगर आप फोर्स आगे की तरफ लगाएंगे तो फ्रिक्शन हमेशा उल्टी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आप रेत में आगे की तरफ चलना चाह रहे थे लेकिन रेत आपको पीछे की तरफ रोक रहा था। तो जो ज़मीन है
जो रेत वाला सरफेस है वो जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दिखाया भी है कि कैसे लड़का फिसल कर गिर गया केले के छिक्कल पर, क्योंकि सरफेस स्मूथ हो गया, वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो गई। फ्रिक्शन कम होने की वजह से जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं और उस बच्चे के जो शूज़ के मॉलिक्यूल हैं वो अच्छे से अट्रैक्ट नहीं हो पाए, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से वहाँ पर बच्चा फिसल कर गिर गया, ठीक है। विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जो हमें रोकता है या फिर हमें गिरा देता है, उसे ही हम घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो स्ट्रांग होती है कौन से सरफेस पर, आपकी रफ सरफेस पर, खुरदरे सरफेस पर ये सबसे ज़्यादा होगी, और ये कमज़ोर होती है आपकी स्मूथ सरफेस पर, तभी वहाँ पर आप फिसल कर गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो आपको रोक नहीं पाती। फ्रिक्शन वहाँ पर कम होता है, घर्षण वहाँ पर कम होता है स्मूथ सरफेस में, चिकने पृष्ठ पर, और वहाँ पर आप गिर जाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रिक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ बिकॉज वी कांट राइट, वॉक, स्टॉप, इवन वी कांट होल्ड अ ग्लास विदाउट फ्रिक्शन। कहने का मतलब फ्रिक्शन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, एक ग्लास को भी नहीं पकड़ सकते। कैसे? देखिए, आप नॉर्मली ग्लास को पकड़ेंगे तो आप उसको बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे, क्योंकि जो आपके हाथ के मॉलिक्यूल हैं और ग्लास के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, और जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स होगी, वो उसको रोकने की कोशिश करेगी और आप ग्लास को होल्ड कर लेंगे। लेकिन अभी उस ग्लास पर मैं क्या करूं, तेल लगा दूं, लुब्रिकेंट ऑयल लगा दूं, और फिर आपको मैं ये कहूं आप इसको पकड़ो, तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, और अगर कांच का ग्लास होगा तो वो तो झट से नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो गई। तो फ्रिक्शन की वजह से ही आप ग्लास को होल्ड कर पा रहे हैं, आप सड़क पर चल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जितना स्टेप आगे रखते हैं उतना ही विपरीत दिशा में एक फोर्स है जो उसको रोकता है, जिसकी वजह से एक बैलेंस बन जाता है और आप आसानी से चल पाते हैं, ठीक है। और याद रखिए, जो बॉल आपने सड़क पर फेंकी है या कहीं पर भी किसी सरफेस पर फेंकी है तो वो कुछ समय बाद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन है, और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो बॉल कभी नहीं रुकेगी, या फिर अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आप कभी रुक ही नहीं पाएंगे, जो कार चल रही है वो कभी रुक ही नहीं पाएगी। तो फ्रिक्शन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रिक्शन के बिना ना आप लिख सकते हैं, ना आप चल सकते हैं, ठीक है, ना आप वॉक कर सकते हैं, ना ही आप किसी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी तरह से समझ में आ गया फ्रिक्शन क्या होता है। मूविंग कार विल नेवर स्टॉप इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। यहाँ पर बता भी दिया है कि मूविंग कार कभी नहीं रुकेगी अगर वहाँ पर कोई फ्रिक्शन या घर्षण नहीं होगा। 3 प्रकार के घर्षण होते हैं, फ्रिक्शन होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। तो आइए तीनों को समझते हैं, और इन तीनों से क्वेश्चन बना है सीटेट में, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पर फ्रिक्शन जो हुआ, जो घर्षण होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स है जो उसको रोके रख रही है, उसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। जब आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर फ्रिक्शन भी ज़्यादा है। तो स्टैटिक जो रुकी हुई वस्तु है उस पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मैं स्लाइडिंग सरफेस की बात करूं, उसमें क्या होता है, आपको शुरू में तो फोर्स लगानी पड़ती है, लेकिन जैसे ही आप चलना शुरू कर देते हैं उसके बाद वहाँ पर आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती। इसका मतलब जो विपरीत डायरेक्शन में जो घर्षण कार्य करता है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसमें कम हो जाता है। तो स्लाइडिंग में जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक से थोड़ा कम होती है। और जो रोलिंग सरफेस होता है, जिसको हम हिंदी में लोटनिक घर्षण बोलते हैं, उसमें तो फ्रिक्शन सबसे कम होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो रोल करता है, और रोलिंग की वजह से क्या हो जाता है, वो घर्षण को, जो फ्रिक्शन है उसको बहुत कम कर देता है। और ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है, इस तरह से ये जो बैरिंग बना हुआ है ना, ये हमारा पंखों में लगा होता है, ताकि जो पंखे होंगे, जो फ़ैन होंगे, वो हमारे स्मूथली घूम सकें, ताकि वहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए। और वहाँ पर हम फ्रिक्शन कम थोड़ा इसलिए भी करते हैं, तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तो आपकी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर यूज़ होगी, तो इसलिए हम वहाँ पर बैरिंग रोलिंग वाले लगाते हैं, ताकि जो फ़ैन है वो स्मूथली घूमे, फ्रिक्शन वहाँ पर हम थोड़ा
सा कम कर दें। कहीं कुछ जगहों पर हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना भी पड़ता है और कहीं पर हमें फ्रिक्शन को कम करना भी पड़ता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, वो सबसे कम होता है। इसलिए जो हमारी अटैची होती हैं उनमें जो पहिए होते हैं वो कैसे होते हैं, वो गोल होते हैं ताकि खुरदरे सरफेस पर भी वो आसानी से चल जाएं। उन पर हमें कम फोर्स लगाना पड़े ताकि अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स उनको रोकने की कोशिश कर रही है, जो फ्रिक्शन उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, वो भी वहाँ पर कम हो। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बना था वो सीटेट में यही था कि किस में फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है और किस में कम होता है। तो आप याद रखेंगे स्टैटिक स्थिर फ्रिक्शन जो होता है उसमें फ्रिक्शन घर्षण सबसे ज़्यादा होता है। स्लाइडिंग जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा भी था सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण बोलते हैं। और इसमें जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा कम होगा इससे। और जो रोलिंग फ्रिक्शन है जिसको हिंदी में हम लोटनिक घर्षण बोलते हैं, इसमें तो फ्रिक्शन सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये सारी बात आपको तीनों के फ्रिक्शन के बारे में याद रखनी थी। यहाँ पर लिखा भी है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन दैट एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर स्लाइडिंग ओवर अ सरफेस। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कमज़ोर होता है, वीकर होता है, किससे, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन से। और जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो अकर करती है जब एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोल करता है, गोल गोल घूमता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, जैसे कि कार का जो पहिया है वो हमारा ग्राउंड में घूमता है। और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो हमारी सबसे लेसर, सबसे कम होती है क्योंकि वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होती है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन लोटनिक घर्षण जो होता है वो हमारा सबसे कम होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि आप फ्रिक्शन को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन आप उसे कम कर सकते हैं। फ्रिक्शन कैन नेवर बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी रिड्यूस टू सम एक्सटेंट। घर्षण कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसको सिर्फ कम करा जा सकता है या फिर उसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई भी सरफेस है उस पर बॉल जो है वो हमेशा नहीं चलती रहेगी, कहीं ना कहीं वो जाकर रुकेगी ज़रूर, लेकिन आप उसको स्मूथ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी बॉल ज़्यादा दूर तक जाए तो आप उस पर पाउडर डाल देंगे या तेल डाल देंगे तो जो बॉल है वो ज़्यादा दूर तक चली जाएगी। तो वहाँ पर आपने फ्रिक्शन को तो कम कर लिया लेकिन फ्रिक्शन आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, इतनी बात आप याद रखेंगे। देखिए ग्रीस, ऑयल, ये जो लुब्रिकेंट होते हैं इन सबको मशीनों में इसलिए ही डाला जाता है ताकि जो फ्रिक्शन है वहाँ पर क्या हो जाए, कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, लेकिन जो हमारे जूतों की तली, वाहनों के टायर होते हैं उनमें हम फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं ताकि हम आराम से चल पाएँ। अगर जो आपके जूते हैं उनका सोल अगर फ्लैट होगा, स्मूथ होगा, तो आप वहाँ पर वही चीज़ होगी, फिसल कर गिर जाएंगे। और ऐसा होता भी है, जब हमारे स्लीपर्स पुराने हो जाते हैं तो हम उन पर फिसल कर गिरने के चांसेस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो फ्रिक्शन वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में बना रहे इसलिए जो जूतों के सोल होते हैं उनमें खांचे बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा रहे। सेम ऐसे आपने टायर देखे होंगे, टायर में भी खांचे बनाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन जो है वहाँ पर बना रहे। एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जब भी फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पर हीट भी जनरेट होती है, वहाँ पर ऊष्मा भी जनरेट होती है। जैसे आप अगर अपने दोनों हैंड को रब करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे हम ठंड के समय पर करते हैं, हम अपने दोनों हाथों को रब करते हैं ताकि हमारे हाथों से क्या प्रोड्यूस हो, हीट प्रोड्यूस हो। तो याद रखिए जब भी फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से एक्सेसिव एनर्जी लॉस हो जाती है। कहाँ पर, हमारी मशीन्स में। ठीक है, तो मशीन में इसीलिए तो लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह डाले जाते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए, एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा लॉस ना हो और जो सब्सटेंस है वो अच्छे से काम करता रहे। तो फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं लेकिन उसको कभी भी एलिमिनेट, ख़त्म नहीं कर सकते। 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। इतना ही आपको फ्रिक्शन के बारे में ध्यान रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मोशन एंड टाइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं गति एवं समय। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अभी का अभी अगर लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक ज़रूर कर दें और एंड में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो का टारगेट है 1000+ लाइक का और मेरे स्टूडेंट मुझे लगता है इतना तो कर ही सकते हैं जब आपकी मैम आपके लिए इतना कर रही हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं, समझते हैं गति क्या होता है। बहुत ही सिंपल वे में आप समझ सकते हैं। सपोज़ आप अभी इस ए पॉइंट पर खड़े थे, ठीक है, और 10 किलोमीटर की आपने दूरी तय करी और आप पॉइंट बी पर आ गए। तो आपने क्या करा, अपनी पोजीशन में चेंज करा।
अभी तो आप इधर थे और अभी आप इधर आ गए, इस पॉइंट पर आ गए, और कुछ समय भी लगा होगा आपको इधर से उधर जाने में। तो ये जो पोजीशन का चेंज होता है कुछ टाइम में, यही आपका सिंपल गति कहलाता है, मोशन कहलाता है। द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ फुल ऑफ मोशन। पूरा संसार गति से भरा हुआ है। आप अपने सड़क पर देखते हैं डॉग इधर से उधर जा रहा है, कोई कार आ रही है, कोई बस जा रही है, कोई आदमी चल के जा रहा है। तो पूरा संसार मोशन गतियों से भरा हुआ है। जैसे आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, तो ये सब मोशन ही है। ठीक है, एनीथिंग दैट मूव्स और चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम इज सिंपली अ मोशन। कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है समय के साथ। टाइम के साथ जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज करता है तो वही आपका क्या होता है, मोशन होता है और गति होता है। अब यहाँ पर अलग अलग तरह के मोशन होते हैं। ऑब्जेक्ट जो है कैन मूव इन डिफरेंट वे। एक ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से मूव कर सकता है। हो सकता है मुझे इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना था, तो मेरा जो रास्ता होगा वो सीधा भी हो सकता है, तो उस समय मैं रेक्टिलिनियर जाऊंगी, सीधी जाऊंगी। हो सकता है मुझे गोल घूम कर जाना पड़े, तो उस समय मैं कैसा मोशन करूंगी, उस समय मैं सर्कुलर मोशन करूंगी, वृत्ताकार मोशन करूंगी। अब यहाँ पर जो समझना है वो समझना है कि सर्कुलर और रोटेशन में क्या अंतर होता है। इसको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, जो अर्थ का एग्जाम्पल होता है। देखिए, अर्थ है ये, ठीक है, और ये आपका सन है। जब अर्थ सन का चक्कर लगाएगी तो अर्थ का यहाँ पर हो क्या रहा है, अर्थ किसी आउटसाइड पॉइंट को, किसी बाहर के पॉइंट को देखकर उसका चक्कर लगा रही है। तो सेम ऐसे ही जब अर्थ सन का चक्कर लगा रही है किसी बाहर के पॉइंट को देखकर, तो वो आपका कैसा मोशन होता है, वो आपका सर्कुलर मोशन होता है। इन सर्कुलर मोशन अ बॉडी मूव्स अराउंड अ सर्टेन बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अर्थ मूव अराउंड सन। जैसे सेम अर्थ मूव कर रही है सन के अराउंड। लेकिन जो रोटेटरी मोशन है, जो आपका आवृत्ति गति है, उसमें क्या होता है, एक जो बॉडी होती है वो रोटेट करती है अपने खुद के एक्सिस पर। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर भी तो घूमती है 24 घंटे में, और जो सन का चक्कर लगाती है वो 365 दिन में लगाती है। तो जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूम रही है तो वो आपका रोटेशन होता है। इसको और तरीके से भी देख सकते हैं। सपोज मैं बाहर किसी पॉइंट को देखकर उसका चक्कर लगा रही हूँ, तो वो तो सर्कुलर है। लेकिन जब मैं अपने ही पैर पर खड़े होकर अपने पैर से ही गोल गोल अबाउट टर्न करते हैं ना, हम अबाउट टर्न, तो हम अपने आप ही घूम जाते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी के अंदर से ही किसी पोजिशन पर घूम रही हूँ, अपने ही किसी पॉइंट पर घूम रही हूँ, तो वो रोटेशन है। लेकिन जब मैं किसी बाहरी पॉइंट का चक्कर लगा रही हूँ तो वो आपका सर्कुलर है। उसके बाद इसमें ऑसिलेटरी मोशन भी होता है, जिसे हम हिंदी में दोलन बोलते हैं। जैसे घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो दोलन करता है, इधर से उधर, इधर से उधर। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो जैसे झूला, झूले पे हम पहले ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं। तो ये आपका दोलन होता है, ऑसिलेटरी होता है। तो एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो अलग अलग तरह के आपके मोशन करता है। और रोटेशन और सर्कुलर क्या होता है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बना है तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से समझाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें समझना है सिंपली चाल क्या होता है, स्पीड क्या होता है। क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा। एक तो इसका आपसे एसआई यूनिट पूछेगा कि मात्रक क्या होता है, तो स्पीड का फॉर्मूला पता है तो आपको मात्रक एसआई यूनिट भी पता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितनी दूरी आप जितने समय में कवर कर रहे हैं। और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इसका ओवरऑल स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। सिर्फ इतनी बात आपको स्पीड के बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे जो इसमें आपको समझना है वो दो तरह के मोशन समझने हैं। एक होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए समझते हैं दोनों क्या होते हैं। सपोज मुझे इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना था और मुझे 30 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो मुझे ट्रैवल करना है। तो शुरू का जो 10 किलोमीटर है वो मैंने 1 घंटे में कवर किया। नेक्स्ट जो 10 किलोमीटर है वो भी मैंने 1 घंटे में कवर किया। और जो लास्ट का 10 आवर है वो भी मैंने 1 घंटे में कवर किया। तो इसमें मैं कर क्या रही हूँ, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर कर रही हूँ। यहाँ पर यही तो हो रहा है कि पहले 10 किलोमीटर को भी मैंने 1 घंटे में, अगले 10 किलोमीटर को भी मैंने 1 घंटे में, और उससे अगले 10 किलोमीटर को भी मैंने 1 घंटे में। तो जब मैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करूँगी तो वो मेरा होता है यूनिफॉर्म मोशन। और अभी अगर मैं ऐसा करूँ, शुरू के 10 किलोमीटर तो मैंने कवर किए 2 घंटे में, फिर बाद के 10 किलोमीटर मैंने कवर किए 1 घंटे में, फिर बाद के 10 किलोमीटर कवर किए मैंने 3 घंटे में। तो यहाँ पर मैं अलग अलग समय पर
अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही हूँ तो वो मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो याद रखिए, यूनिफॉर्म में हमेशा आप इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेंगे, और नॉन यूनिफॉर्म में आप कभी भी समान दूरी कवर नहीं करेंगे किसी समान समय में। जैसे सड़क पर आप चलते हैं तो सड़क पर ज़रूरी थोड़ी कि आपकी स्पीड हमेशा एक सी रहती है, कभी आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, कभी आपको घटानी पड़ती है। जब स्पीड बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा दूरी कवर कर लेंगे, स्पीड घटा रहे हैं तो कम दूरी कवर करेंगे। तो वहाँ पर आप अनइक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम में कवर कर रहे हैं, तो वो आपका असमान गति है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन आप जब एक ही डिस्टेंस को एक ही समान समय में बार बार कवर कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था शुरू के 10 किलोमीटर भी 1 आवर में, फिर 1 आवर में, फिर 1 आवर में, तो वो आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल समय में, तो वो आपका यूनिफॉर्म है। अब देखिए, जो यूनिफॉर्म में जो एसिलरेशन है, जो त्वरण होता है, जिसको हम हिंदी में त्वरण बोलते हैं, वो यहाँ पर 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी स्पीड में कोई चेंज हो ही नहीं रहा। जब स्पीड में, याद रखिए, जब स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज होता है तभी त्वरण होता है। क्योंकि जो त्वरण है, जो एसिलरेशन है, वो यही तो होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर तो कोई स्पीड में चेंज ही नहीं है, तो स्पीड में चेंज नहीं है तो एसिलरेशन 0 है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, आपकी स्पीड में चेंज हो रहा है, कभी आपको बढ़ानी पड़ रही है, कभी आपको घटानी पड़ रही है स्पीड, तो यहाँ पर एसिलरेशन होता है नॉन यूनिफॉर्म में, और यूनिफॉर्म में आपका एसिलरेशन 0 होता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद एक बेसिक सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि पुराने समय में हम बहुत से डिवाइस यूजेस करते थे टाइम को मेज़र करने के लिए, जैसे कि धूप घड़ी, वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक। तो बस इतना ही आपको ये याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिए, पुराने समय में समय को मेज़र करने के लिए हम धूप घड़ी, वाटर क्लॉक और सैंड क्लॉक एक्सेट्रा ऐसी चीज़ों का यूज़ हम किया करते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसमें एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होता है, और यहाँ से सीधा सीटेट में एक न्यूमेरिक आता है, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है। 2 बार इस तरह का न्यूमेरिक आया है, तो हो सकता है आगे भी आ जाए। जो एवरेज स्पीड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत चाल, ये क्या होती है, टोटल दूरी बटे टोटल समय। टोटल डिस्टेंस हम जितने टोटल टाइम में कवर करते हैं उन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, और हमारी औसत चाल, एवरेज स्पीड जो है वो निकल कर आ जाती है। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक बस है जो कवर करती है शुरू के 10 किलोमीटर अपनी यात्रा के, अपनी जर्नी के, किस एवरेज स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, और जो रिमेनिंग 45 किलोमीटर हैं वो कवर करती है किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर घंटे की। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बताइए इसकी एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होगी। वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आइए समझते हैं। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना कवर करा, शुरू में 10 किलोमीटर और बाद में उसने कितना कवर किया, 45 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर जो डिस्टेंस कवर किया वो किया 10 + 45 = 55। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो किया 55 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कितना टोटल टाइम इसने कवर किया। तो यहाँ पर अब आप टाइम कैसे निकालेंगे, आपको पता ही होगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ तो मैं उसको बोल सकती हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम ऊपर चला गया, स्पीड नीचे आ गई। तो शुरू में टाइम कितना लगा वो हम निकाल लेंगे, और बाद में टाइम कितना लगा वो हम निकाल लेंगे। तो आइए अब हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में ही इसको रखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस शुरू में मुझे पता चल गया मेरा कितना है, 55। टोटल डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया, इस 10 को जोड़ लिया और इस 45 को जोड़ लिया, तो वो मेरा कितना है, वो मेरा 55 है। अब टोटल टाइम देखते हैं, शुरू में टाइम मुझे कितना लगेगा, वो क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, दूरी बटे स्पीड। तो शुरू में मैंने 10 किलोमीटर की दूरी करी, और कितनी स्पीड से करी, 40 से, तो 10/40 ही टाइम लगा, प्लस, क्योंकि हमें टोटल टाइम निकालना है। बाद में मैंने 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, किस स्पीड से कवर किया, 60 की स्पीड से कवर किया। ठीक है, अब हम इनको कट करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 15 की टेबल में काटेंगे, 15 3 × 45 और 15 4 × 60। नीचे दोनों में 4 4 है, तो एलसीएम लेने में बहुत आसानी होगी, 3 + 1 करेंगे तो ऊपर भी 4 हो जाएगा, और नीचे तो एलसीएम आपका 4 रहेगा ही, और ये 4 से 4 भी कट जाएगा। तो जो टोटल टाइम है वो आपका कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब मैं इसको ऐसे करूँगी 55/1, तो जो मेरी एवरेज स्पीड है वो निकल कर आ जाएगी 55 किलोमीटर पर आवर। तो यही मेरी
एवरेज स्पीड है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम एवरेज स्पीड को निकालते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार बने हैं और सीटेट 2019 में भी दिसंबर वाले पेपर में भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन बना था, तो ये अभी भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इसको देखने के लिए हमें सिंपल से दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी, जो आवृत्ति होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑसिलेशन अपॉन टाइम, दोलन बटे समय। ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। और एक दूसरा फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, हमारी फ्रीक्वेंसी। तो दो फॉर्मूले ही यहाँ पर आपको याद रखने हैं, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एक सरल लोलक की 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो हमें बताना है कि वो कितने दोलन, कितने ऑसिलेशन करेगा 16 सेकंड में, 16 सेकंड में। तो हम यही फॉर्मूला रख देंगे। देखिए, यहाँ पर मुझे फ्रीक्वेंसी पता है कितनी है, मेरी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, तो मैंने फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिख दिया, 2 हर्ट्ज। यहाँ पर मुझे दोलन पूछ रहा है जो मुझे पता नहीं है, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। कितने समय में कर रहा है ये मुझे बता दिया, 16 सेकंड में। तो हम इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इस 16 को ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 टू जा कितना हो जाएगा, 32। तो वो कितने ऑसिलेशन करेगा 16 सेकंड में, वो 32 ऑसिलेशन करेगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर फॉर्मूला पता है तो इसको निकालना बहुत आसान है। कोई भी दो चीज़ वो आपको देगा और तीसरी चीज़ वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेंडुलम ऑसिलेट, दोलन करता है 30 टाइम इन 3 सेकेंड, 30 दोलन करता है 3 सेकंड में। तो हमें उसका टाइम पीरियड, आवर्तकाल भी बताना है, और हमें इसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति भी बतानी है। तो फ्रीक्वेंसी तो सिंपल क्या होता है हमारा, दोलन बटे समय, ऑसिलेशन अपॉन टाइम। कितने ऑसिलेशन करे इसने, 30 ऑसिलेशन करे, कितने समय में करे, 3 सेकंड में करे। तो हम इसको कट करेंगे, तो यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई 10 हर्ट्ज। और यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी का मात्रक भी पता चला। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है, वो हमारा होता है हर्ट्ज। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी निकल कर आ गई, वो हमारी निकल कर आ गई 10 हर्ट्ज, ठीक है। एक काम हो गया क्वेश्चन का। दूसरा क्या पूछा है हमसे, टाइम पीरियड पूछा है, और वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो बस यहाँ पर मुझे फ्रीक्वेंसी मेरी पता है वो कितनी है, 10 हर्ट्ज। तो बस यहाँ पर मैं क्या करूँगी, टाइम को ऊपर भी तो ले जा सकती हूँ और फ्रीक्वेंसी को नीचे भी ला सकती हूँ। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो बस इसी फॉर्मूले में रख देंगे 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अभी मैंने निकाल ली थी 10, तो 1 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, 0.1 सेकेंड। ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो दो आंसर निकल कर आ गए, 10 हर्ट्ज और 0.1 सेकेंड। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों। इससे बाहर और किसी तरह का क्वेश्चन इनमें नहीं बनेगा। दोनों फॉर्मूले आपको पता हैं तो आप आसानी से इसको कर देंगे। इसके बाद आपको याद रखना है, जब हमें दूरी और समय को दिखाना होता है ग्राफ में, और हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है, तो हम उसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ से दिखाते हैं। इतनी बात आप याद रखिएगा। दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि अगर आपको डिस्टेंस टाइम को दिखाना है तो आप किस तरह के ग्राफ का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर हम रेखा ग्राफ का, सिंपल लाइन ड्रॉ जो करते हैं, स्ट्रेट लाइन, उस ग्राफ का प्रयोग करेंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है तो जो हमारा डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है वो कैसा हो जाता है, वो कुछ इस तरह का हो जाता है। सिंपल स्ट्रेट लाइन में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा इक्वल टाइम में, तो वो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि हमारी जो कार या बस होती हैं उनमें दो तरह के मीटर होते हैं। एक आपका स्पीडोमीटर होता है और एक आपका ओडोमीटर होता है। जो स्पीडोमीटर होता है वो तो आपकी स्पीड को दिखाता है, और जो ओडोमीटर होता है वो आपके डिस्टेंस को दिखाता है कि आपने कितनी दूरी कवर की। देयर इज़ अ मीटर विच मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल। एक मीटर होता है जो मेज़र करता है कि कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी हमने ट्रैवल करी, हमारी कार ने, हमारी व्हीकल ने। उसी मीटर को हम क्या बोलते हैं,
ओडोमीटर बोलते हैं, और जो हमारी स्पीड को मेजर करता है वो हमारा स्पीडोमीटर होता है। तो बस इतनी बात आपको टाइम और मोशन के बारे में याद रखनी है, और मुझे लगता है पूरे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फोर्स एंड प्रेशर, बल तथा दाब। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। फिर से बोल रहे हैं, अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। 1000 प्लस का टारगेट है, उसको आपको पूरा कराना है। तो सबसे पहले समझेंगे फोर्स क्या है, बल क्या है। सिंपल सी एनसीईआरटी में हमारी डेफिनेशन दे रखी है। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी वस्तु पर अगर आप धक्का लगाते हैं, जिसको हम अभिकर्षण या पुश बोलते हैं, या किसी भी वस्तु को आप खींच रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो उसी को हम बल बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है। सपोज ये ऑब्जेक्ट रखा है, इस पर मैं अगर धक्का लगा रही हूँ, उसको पुश कर रही हूँ, या मैं इसको खींच रही हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, इस पर फोर्स लगा रही हूँ। और फोर्स लगाने के लिए हमेशा दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में अननोन क्रिया होनी ज़रूरी है, तभी वहाँ पर फोर्स कार्य करेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट रखा है और मैं इस पर धक्का नहीं लगाऊंगी, तो क्या ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हट जाएगा? नहीं। तो फोर्स कार्य करने के लिए दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर दो पॉइंट हैं कि एक ही दिशा में जब फोर्स कार्य कर रही होती है, तो जो फोर्स होती हैं वो आपकी जुड़ जाती हैं, और जब फोर्स आपकी डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रही होती हैं, तो उस केस में जो आपकी नेट फोर्स होती है वो उन दोनों का डिफरेंस होती है, अंतर होती है। तो आइए इनको समझ लेते हैं। देखिए, एक बॉक्स है, इस पर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, तो ये बॉक्स जो है वो अपनी जगह से नहीं हट रहा। लेकिन मेरा एक दोस्त आता है और वो मेरी मदद करता है, और वो भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो ये बॉक्स जो है अपनी जगह से हट जाता है। तो इस केस में क्या हुआ, हम दोनों ने ही सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाई। तो यही बात यहाँ पर ये कह रहे हैं, जब हम एक ही दिशा में फोर्स लगाते हैं, तो दोनों की फोर्स क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ कितने न्यूटन की फोर्स लगी, यहाँ पर 10 न्यूटन की फोर्स लगी। और ये जो न्यूटन होता है ना, ये फोर्स का क्या होता है, ये फोर्स का मात्रक होता है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, एक बॉक्स रखा है, उसको मैं 3 न्यूटन के फोर्स से, सपोज 5 न्यूटन के फोर्स से अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, उसको पुल कर रही हूँ। अभी मैं क्या कर रही थी, पुश कर रही थी। और एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी अपनी तरफ इसको पुल कर रहा है 10 न्यूटन की फोर्स से। तो बताइए, ये जो बॉक्स है वो किसकी तरफ जाएगा? ये बॉक्स उसकी तरफ जाएगा जिसका फोर्स ज़्यादा है। तो इसका व्यक्ति का फोर्स ज़्यादा था, तो ये बॉक्स जो है इधर की तरफ खिंचक जाएगा। तो इसका मतलब जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं, तो इस केस में जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, इन दोनों फोर्स का अंतर। क्योंकि 5 न्यूटन फोर्स की तो फोर्स जो है वो कैंसिल आउट हो गई। एक्स्ट्रा जो 5 न्यूटन की फोर्स थी, उसी की वजह से ये अपनी तरफ उसको खींच पाया। तो वो जो एक्स्ट्रा 5 न्यूटन की फोर्स थी, वही क्या है, यहाँ पर नेट फोर्स है। और वो कैसे पता चल रही है मुझे, दोनों के डिफरेंस से। देखिए, अब फोर्स जो होती है वो आपकी कैसी राशि होती है, ये आपकी सदिश राशि होती है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और सदिश राशि वो होती हैं जो दोनों पर निर्भर करती हैं। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा था, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन। तो ये इसके मैंने बताया, जो फिजिक्स में हम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, मैग्नीट्यूड। उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो ये परिमाण पर भी निर्भर कर रही है, और ये दिशा पर भी निर्भर कर रही है कि किस डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है। डायरेक्शन की बात मैं यहाँ बार बार कर रही हूँ। तो फोर्स की जो इंटेंसिटी है, कि कितनी फोर्स की तीव्र क्षमता वो है, उसकी जो क्षमता है वो कितनी है, वो किससे मेज़र कर रहे हैं, वो तो हम मैग्नीट्यूड से कर रहे हैं कि 10 न्यूटन की फोर्स है, 15 न्यूटन की फोर्स है। और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें मैटर कर रही हैं, चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, पूरे फोर्स के लिए। इसीलिए ये क्या है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। और सदिश या वेक्टर क्वांटिटी वही होती हैं जो दोनों पर निर्भर करती हैं, जो आपकी डायरेक्शन पर भी निर्भर करती हैं,
और वो आपके परिमाण मैग्नीट्यूड पर भी निर्भर करती हैं। लेकिन अभी खाली मैं दूरी की बात करूं तो जो मैं बोलती हूँ मैं अभी इतनी दूरी पर गई, तो वहाँ पर मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की। तो जो दूरी होती है वो मेरी अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसे ही जो मेरी स्पीड होती है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो मेरी फोर्स है, जो मेरा एक्सीलरेशन है, जो मेरी वेलोसिटी है, वहाँ पर डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ वहाँ पर डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो जहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं तो वो तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि होती है। और जहाँ पर खाली आप मैग्नीट्यूड की परिमाण की बात करते हैं, जैसे दूरी में, है ना, और आपका डिस्टेंस हो गया, आपका मास हो गया केजी में, तो वहाँ पर आप डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो वो आपकी अदिश राशि होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो यहाँ से क्वेश्चन है वो सीटेट में बार बार पॉइंट करके बने हैं। याद रखिएगा, एक जो फोर्स लगाने से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की आकृति, डायरेक्शन, स्पीड वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे, जैसे बैलून है, बैलून को आप पिचका सकते हैं। जो आप आटा गूंदते हैं उसमें हम फोर्स ही तो लगाते हैं, तो उससे क्या होती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम फोर्स के थ्रू कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बार बार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि संपर्क बल क्या होता है और असंपर्क, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट क्या होता है। तो आइए सिंपल सा समझ लेते हैं। वो फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ये ग्लास रखा था, इस ग्लास को मुझे टेबल से नीचे गिराना था, तो उसके लिए मुझे अपना हाथ जो है इस ग्लास के ऊपर रखना पड़ेगा या इसके कांटेक्ट में डायरेक्ट आना पड़ेगा, तभी ये ग्लास जो है अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। सेम ऐसे कोई बॉक्स रखा है, उसको मुझे खिसकाना है, तो वो अपने आप तो खिसकेगा नहीं, दूर से तो खिसकेगा नहीं, मुझे पास जाकर उसको छूना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या होगा, वो बॉक्स अपनी जगह से हटेगा। तो मुझे वहाँ पर मस्कुलर फोर्स लगानी पड़ रही है। तो जिन फोर्स में मुझे कांटेक्ट करना पड़ता है, द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी व्हेन दे आर इन फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। जब मैं फिजिकल रूप से उसको टच कर रही हूँ खुद जाकर, तो वो फोर्स मेरी कैसी होती है, वो फोर्स मेरी कांटेक्ट फोर्स होती है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं आपकी फ्रिक्शन फोर्स। जो घर्षण बल था, अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो वो तभी कार्य कर रहा था जब दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तभी वो वहाँ पर काम हो रहा है। अपने आप तो ऐसे थोड़ी है फ्रिक्शन हो जाएगी। ऐसे ही सेम टेंशन फोर्स, ठीक है, याद रखिए। और जो एक और होती है आपकी, याद रखना है, मस्कुलर फोर्स, जो हाथ से हो रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे हाथ से उठाना पड़ रहा है, तो वहाँ पर मेरी मसल्स काम कर रही हैं। तो मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, याद रखिएगा, टेंशन फोर्स, ये सारी की सारी फोर्स कौन सी होती हैं, ये आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं। तो क्वेश्चन यही बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्स है या इनमें से कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। अब वो फोर्स जिनमें विदाउट बीइंग फिजिकली टच्ड फोर्स लग जाता है, तो वो आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और इसका सिंपल सा एग्जांपल होता है मैग्नेटिक फोर्स। जैसे ये मैग्नेट है और ये आयरन है, तो ये मैग्नेट ये आयरन को बिना पास आए, ये पास आकर फोर्स नहीं लगाएगी, दूर से ही इसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो यहाँ पर फिजिकल टच होने की ज़रूरत नहीं है। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को दूर से ही अपनी तरफ खींच लेगा या उसको धक्का दे देगा, तो वहाँ पर दूर से ही फोर्स कार्य कर रही है, तो वो आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और इसके एग्जाम्पल 3 होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, देखिए जब सेब को आप ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर से नीचे जो ग्रेविटेशन, पृथ्वी जो है वो चुंबकीय बल जो लगा रही है, ग्रेविटेशन फोर्स जो लगा रही है, वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है, तो वो दूर से ही उसको खींच रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे मैग्नेट आयरन को दूर से ही अपनी तरफ खींच रही है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जिसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जंप कर जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप अपने स्केल को सिर पर रगड़ते हैं और उसके बाद जो पेपर छोटे छोटे टुकड़े पड़े होते हैं, उस स्केल को उसके अपने पास लेकर जाते हैं, तो वो टुकड़े जो होते हैं वो दूर से ही उस स्केल के ऊपर चिपकना शुरू कर देते हैं। तो वो वाली फोर्स आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो दूर से ही काम करती है। दूर से ही एक ऑब्जेक्ट या तो धक्का देगा या उसकी तरफ खिंच जाएगा, तो वो आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और इनके एग्जाम्पल याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। याद रखिएगा, इसमें आ जाएगी आपकी फ्रिक्शन, मस्कुलर, टेंशन,
और नॉन कांटेक्ट में कौन सी आएंगी आपकी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इतना आपको फोर्स के बारे में याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रेशर। दाब क्या होता है, दाब का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जो प्रेशर होता है ना, जो दाब होता है, पहले तो समझते हैं वो क्या होता है और उसके बाद हम समझेंगे इसका फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि फोर्स और प्रेशर में अंतर क्या है। ठीक है, फोर्स भी क्या होती है कि ऑब्जेक्ट पर धक्का लगाती है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रेशर क्या है। फिर प्रेशर क्या होता है, जब आप किसी भी सरफेस पर, जब आप किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर कुछ जगह पर फोर्स लगाते हैं, परपेंडिकुलर, उसके बिल्कुल समांतर सीधा उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो आपका प्रेशर होता है। बस इतना ही डिफरेंस होता है आपका फोर्स और प्रेशर में। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ सर्टेन सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ये बॉक्स है, इस बॉक्स में मैं इधर से फोर्स लगा रही हूँ, इधर से लगा रही हूँ, तो ये तो फोर्स है। जब मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऊपर से फोर्स लगा रही हूँ परपेंडिकुलर, तो ये मेरा आपका प्रेशर है। तो समझ में आया, फोर्स आपका किधर से भी लग सकता है, ऊपर नीचे कहीं से भी। प्रेशर के साथ साथ यहाँ फोर्स तो है ही, लेकिन जो प्रेशर है वो हमेशा सिर्फ कब होता है, जब आप परपेंडिकुलर किसी वस्तु पर दाब लगाते हैं। जब आप परपेंडिकुलर किसी वस्तु को दबाते हैं, उस पर प्रेशर लगाते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, सिंपल सा प्रेशर होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब प्रेशर का फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको हो सकता है फोर्स दे दे और एरिया दे दे और बोले इसका प्रेशर बताओ, तो आप बता दोगे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब याद रखिए, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होता है। फोर्स ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा, फोर्स कम प्रेशर कम। लेकिन एरिया के साथ उल्टा होता है, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही प्रेशर कम होगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर का एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर कम, और एरिया कम होगा तो प्रेशर आपका उतना ही ज़्यादा होगा। और यहाँ से क्वेश्चन बना है और मैं आपको इसको समझा देती हूँ कैसे क्वेश्चन बना है। देखिए, आपने कूलियों को देखा होगा, जो कूली होते हैं वो अपने सिर पर बोझा रखते हैं। उसको रखने के लिए क्या करते हैं, जो उनका मफलर होता है उसको स्कार्फ का क्या बना लेते हैं, वो गोल गोल इस तरह से ऐसे बना लेते हैं और उसके ऊपर सामान को रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर एरिया को बढ़ा लेते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ा लेते हैं। एरिया को बढ़ाने से, क्षेत्रफल को बढ़ाने से क्या होता है, जब वो अपने ऊपर सामान रखते हैं, परपेंडिकुलर पड़ रहा है उनके सिर पर, तो वहाँ पर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो प्रेशर कम करने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, एरिया को बढ़ा देंगे। अब देखिए, जो नाइफ होता है, जो चाकू होता है, वो बहुत शार्प होता है, तो जो उसका सरफेस एरिया होता है ना, वो कम होता है। इसी की वजह से क्या होता है, जब आप किसी सेब को काटेंगे तो वो एकदम से कट जाएगा। लेकिन अभी जो आपका नाइफ है उसका मैं सरफेस एरिया क्या करूं, बढ़ा दूं, उसका क्षेत्रफल बढ़ा दूं, वो मोटा हो जाए, तो क्या आपका एप्पल कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही मैंने नाइफ का एरिया बढ़ाया, एरिया बढ़ाने से हुआ क्या, वहाँ पर प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम होने की वजह से वो आपका एप्पल नहीं कट पा रहा। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, in a bag instead of fine bandage broad band is used so that the area increase and the pressure decrease। जैसे आपने अपने थैले देखे हैं, तो थैले में जो पकड़ने की रस्सी होती है वो आपने देखी होगी, वो काफ़ी क्या होती है, पतली नहीं होती, वो ब्रॉड होती है, वो मोटी होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, हम एरिया को बढ़ा देते हैं। एरिया को बढ़ाने से होता क्या है, प्रेशर जो है वो आपका कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम होता है और एरिया घटाने से प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए जो कूली होते हैं वो अपना एरिया बढ़ा लेते हैं ताकि प्रेशर कम हो जाए। लेकिन जो नाइफ होता है, जो चाकू होता है, उसमें हमें उसकी जो धार है वो बहुत पतली रखनी पड़ती है। वहाँ पर हमें उसका जो एरिया है वो कम करना पड़ता है ताकि प्रेशर जो है वहाँ पर ज़्यादा रहे। ठीक है, अब यहाँ पर बात होगी द्रव में प्रेशर की। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि बताइए, जो लिक्विड होता है उसमें प्रेशर कैसे काम करता है। ठीक है, प्रेशर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ स्टेशनरी फ्लूइड। जो ये देखिए, ये स्टेशनरी फ्लूइड है, इस ये हाइट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर दिखाया है कि ये दोनों
आपके बीकर हैं, इन दोनों बीकर में पानी भरा, एक में पानी कम था और एक में पानी ज़्यादा था। तो देखिए ये वाला जो इसमें बैलून लगा हुआ है वो थोड़ा कम फूला है और ये वाला बैलून ज़्यादा फूला है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी में होता है तो उसमें जितनी ज़्यादा हाइट में, जितना ज़्यादा ऊंचाई तक उसमें फ्लूइड भरा होगा उसमें प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर पानी कम हाइट तक पड़ा हुआ था इसके अंदर, और यहाँ पर जो पानी है वो ज़्यादा हाइट तक है इसमें, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। तो प्रेशर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में, लिक्विड में जो है वो किस पर डिपेंड करता है, वो आपकी हाइट पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा हाइट उतना ही ज़्यादा प्रेशर, जितनी हाइट कम उतना ही आपका कम प्रेशर। ये बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा जो बात आपको याद रखनी है वो ये रखनी है, प्रेशर जो लिक्विड में होता है वो वेरी करता है डिफरेंट हाइट पर। जैसे यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें जो नीचे वाला पाइप है उसमें प्रेशर दूर तक जा रहा है, ऊपर वाला पाइप है उसमें देखिए पानी यहाँ तक जा रहा है। यहाँ पर मैं अलग से बना के दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे था तो पानी यहाँ तक जा रहा था, यहाँ पर पानी है तो यहाँ पे यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर पानी है तो वो यहाँ तक जा रहा है। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ है, जितना ही आप सरफेस के नीचे की तरफ से हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गहराई पर नीचे की तरफ यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर है। जितना ऊपर आप चले जा रहे हैं उतना प्रेशर कम होता चला जा रहा है। तो यही बता रहा है कि प्रेशर जो होता है वो लिक्विड में वेरी करता है डिफरेंट हाइट पर। इन लिक्विड प्रेशर इज मैक्सिमम एट बॉटम ऑफ द सरफेस ऑफ कंटेनर। देखिए इसमें और इस वाले पॉइंट में समझने में अंतर है। अब आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि इसमें तो मैम ने बोला हाइट जितनी ऊपर होगी प्रेशर ज़्यादा होगा। ये स्टेशनरी फ्लूइड भरा हुआ है और आप टेस्ट करके देखेंगे कम पानी होगा तो कम प्रेशर है, ज़्यादा पानी ऊपर तक भरा हुआ है तो प्रेशर ज़्यादा है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन आप अगर ऐसे टेस्ट करेंगे कि यहाँ पर अगर मैं होल कर दूँ 3 तो आप देखेंगे कि जो प्रेशर है ना वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। यहाँ पर जो सबसे नीचे की तरफ है यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, ऊपर की तरफ थोड़ा प्रेशर कम होगा और ऊपर की तरफ प्रेशर जो है वो कम होगा। तो प्रेशर जो है वो हाइट के साथ वेरी कर रहा है। जितना ज़्यादा मैं पानी के नीचे होंगी उतना ही प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए जो पानी की जो यहाँ पर स्पीड है वो दूर तक, पानी दूर तक गया है क्योंकि नीचे की तरफ जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। प्रेशर इन लिक्विड वेरी ऑन डिफरेंट हाइट। इन लिक्विड प्रेशर इज़ मैक्सिमम एट बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो मुझे समझ में आ गया होगा, या सॉरी आपको समझ में आ गया होगा, नीचे की तरफ प्रेशर सबसे ज़्यादा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो प्रेशर जो है वो आपका कम होता चला जाएगा। और ये क्वेश्चन सीटेट में बना है तो याद रखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया था कि ये कंटेनर है तो बताइए, ये 3 पॉइंट दे दिए थे तो बताइए प्रेशर क्या होगा। तो हमें ये बताना था यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर उससे कम है और यहाँ पर प्रेशर सबसे कम है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिए हाइट के साथ जो है वो प्रेशर आपका कम होता चला जाता है। ठीक है, अब जो प्रेशर होता है किसी भी फ्लूइड में, लिक्विड में, वो सेम होता है इन ऑल डायरेक्शन एट एनी डेप्थ। कहने का मतलब है सपोज एक बॉटल है, ये है ना, इस बॉटल में मैंने इसी पॉइंट में इधर इधर होल किया, सेम इसी पॉइंट पर मैंने इधर होल किया, तो दोनों में जो प्रेशर होगा पानी निकलने का वो सेम होगा। अगर मैं किसी सेम जगह पर सभी तरफ उसमें अगर होल करके देखूं तो मैं देखूंगी सब में जो है प्रेशर जो है वो समान होगा। तो यही बात यहाँ पर बोल रहा है कि किसी फ्लूइड में जो है वो सेम डायरेक्शन पर किसी सेम डेप्थ पर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वहाँ पर समान होता है। द प्रेशर ऑफ फ्लूइड एट द सेम डेप्थ डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये डेंसिटी पर भी निर्भर करता है, याद रखिएगा। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि डेंसिटी डिपेंड करती है घनत्व जिसको बोलते हैं वो मास पर, वो आपके भार पर। तो जितना ज़्यादा भार, जितना ज़्यादा घनत्व, जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। कहने का मतलब एक बीकर में मैंने पानी भर दिया, एक बीकर में मैंने तेल भर दिया, दोनों पर एक ही पॉइंट पर मैंने होल किया, तो पानी में प्रेशर ज़्यादा होगा और ऑयल में प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि पानी की डेंसिटी, पानी का घनत्व ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल। ऑयल का घनत्व कम होता है, तभी तो ऑयल जो है वो पानी में तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसकी डेंसिटी, उसका जो घनत्व है वो कम है और इसलिए वो नीचे नहीं आएगा, वो पानी में तैरता रहता है। पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तो इसमें जो इसकी स्पीड होगी निकलने की वो ज़्यादा तेज होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रेशर है वो आपकी किसी भी द्रव में, किसी भी लिक्विड में उसकी डेंसिटी, उसके घनत्व पर निर्भर करता है। और
यहाँ पर हम बात करते हैं खाली किसकी, मैग्नीट्यूड की। अभी मैंने ये नहीं बोला कि इस डायरेक्शन में ज़्यादा, मतलब डायरेक्शन की बात की, लेकिन उस पर्पस में बात नहीं की कि हाँ हम डायरेक्शन को भी देखेंगे जब भी हमें प्रेशर को मेज़र करना है। तो प्रेशर जो होता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हम ये बात नहीं करते कि किस डायरेक्शन में आपका प्रेशर काम कर रहा है। सिर्फ इतना बोलते हैं कि प्रेशर जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हम नहीं करते। तो प्रेशर जो है वो आपका खाली उसके मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, परिमाण पर डिपेंड करता है, इसलिए ये आपकी अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। जो प्रेशर है स्टैटिक में वो हाइट पर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर जो है नीचे जो है वो सबसे ज़्यादा है, डेप्थ पर भी डिपेंड कर रहा है, डेप्थ जितनी गहराई पर होंगे प्रेशर उतना ज़्यादा। प्रेशर जो है वो आपका डेंसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर एक समान डेप्थ पर क्या होगा, सभी दिशाओं में जो प्रेशर होता है वो समान होता है। आप चाहें तो चेक कर लेंगे, एक बॉक्स में मैंने यहाँ होल किया और इधर भी सेम डायरेक्शन, सेम इधर ही दोनों सेम डेप्थ पर होल किया, तो दोनों में जो प्रेशर होगा वो समान होगा। तो एक सिंपल डेप्थ में जब मैं उसी पॉइंट पर सब जगह होल कर दूंगी तो सभी में प्रेशर क्या होगा, समान होगा। इसके बाद इसमें बात हुई है किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वायुमंडलीय दाब की। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है, फोर्स एक्सर्टेड अगेन अ सरफेस बाय द वेट ऑफ द एयर अबव द सरफेस। जब हवा परपेंडिकुलर किसी सरफेस पर फोर्स लगाती है, हवा वायु जब परपेंडिकुलर किसी सरफेस पर फोर्स लगा रही है तो वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल होते हैं ये जो शक्कर, जब आप इनको किसी सरफेस पर चिपका देते हैं तो इनको छुटाना बहुत मुश्किल होता है, और तब हमें पता चलता है कि जो हवा है वो इन पर किस तरह से परपेंडिकुलर प्रेशर लगा रही है, ठीक है। और अगर इस शक्कर और ये जो सरफेस है इसके बीच की अगर सारी हवा को रिमूव्ड कर दिया जाए, इफ़ ऑल द एयर बिटवीन द शक्कर एंड द सरफेस इज रिमूव्ड, तो ये पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए कि हम इस शक्कर को सरफेस से हटा दें। तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप इस शक्कर को इस सरफेस से हटा नहीं पाएंगे अगर आपने सारी हवा निकाल दी, ठीक है। तो यहाँ इस शक्कर के माध्यम से आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे होता है। अब एक क्वेश्चन ये आएगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है कि शक्कर के बीच में से हवा निकाल दी तो आप इसको उठा ही नहीं पा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पिचक जाते हैं? आपके ऊपर भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं परपेंडिकुलर, आपके सरफेस एरिया पर भी तो प्रेशर लग रहा है। तो उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर से भी क्या होता है, सेम इक्वल अमाउंट का प्रेशर लग रहा होता है, और ऊपर से भी उतना प्रेशर ही लग रहा होता है, जिसकी वजह से जो नेट प्रेशर होता है वो आपका ज़ीरो हो जाता है। वी कांट फील इट दैट द एयर विद इन आर बॉडी, इन आर लंग्स, स्टमक, इनमें जो हमारी एयर होती है वो उतना ही प्रेशर सेम अमाउंट में एक्सर्ट करती है जितना प्रेशर ऊपर से आ रहा होता है, जिसकी वजह से कोई भी प्रेशर का डिफरेंस नहीं रहता, और हम इसी वजह से क्या होता है, पिचकते नहीं हैं। तो इतनी बात थी जो आपको प्रेशर के बारे में याद रखनी थी, सारा इम्पोर्टेंट था, सब कुछ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रेशर कैसे आपका फ्लूइड में चेंज होता है। प्रेशर आपकी एक अदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खाली परिमाण की बात होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, प्रेशर एरिया के साथ डिपेंड करता है, एरिया बढ़ा रहे हो तो प्रेशर घट रहा है, एरिया घटा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन फोर्स पर डायरेक्ट डिपेंड करता है, फोर्स बढ़ाते हैं प्रेशर बढ़ता है, फोर्स घटाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। डेंसिटी पर डिपेंड करता है ना, अलग अलग चीज़ पर हमारा प्रेशर डिपेंड करता है। तो ये हमारा था प्रेशर। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट टॉपिक आज के लिए, जो है हीट, ऊष्मा। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे हीट क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है। देखिए आप अपना हाथ लीजिए, अपने हाथ के ऊपर बर्फ़ रख दीजिए, होगा क्या, आपका हाथ जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, और आपके हाथ की जो गर्मी है वो बर्फ़ में जाने लगेगी और बर्फ़ पिघलने लगेगी। तो यहाँ पर हुआ क्या, दो ऑब्जेक्ट थे, एक तो आपका हाथ था और एक बर्फ़ थी, और इन दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अलग था, और इस टेम्परेचर अलग होने की वजह से क्या हुआ, एक एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, और जिस एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ वही आपकी हीट होती है, वही आपकी ऊष्मा होती है। ऊर्जा, ऊष्मा, ऊर्जा का वह रूप है जो विभिन्न तापमानों पर दो पदार्थों के बीच स्थानांतरित होती है। ये जो हीट है वो एक एनर्जी है दैट इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। जब दो सब्सटेंसेस का अलग अलग टेम्परेचर होगा
तो उनमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा और उस एनर्जी का एक्सचेंज ही क्या कहलाता है, आपका हीट कहलाता है, ऊष्मा कहलाता है। आपके हाथ के जो गर्म मॉलिक्यूल हैं वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे गर्म, और वो जिससे क्या करेंगे, जो बर्फ़ है वो पिघलने लगेगी, और जो बर्फ़ के मॉलिक्यूल हैं वो आपके हाथ को ठंडा कर देंगे। तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो गया, और ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है, जो अलग अलग टेम्परेचर था दो ऑब्जेक्टों का, यही आपका क्या होता है, ऊष्मा होता है, हीट होता है। तो समझ में आया हीट क्या होता है, एक एनर्जी है हीट, जो ट्रांसफ़र होती है कब, जब दो ऑब्जेक्टों का अलग अलग टेम्परेचर होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो ऊष्मा है, जो हीट है, उसका ट्रांसफ़र हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है, गर्म से ठंडे की तरफ होता है। तो पहले आपके हाथ जो है, हाथ से जो है एनर्जी निकलेगी, वो बर्फ़ पहले पिघलेगी और फिर पिघलने के बाद आपका हाथ ठंडा होगा। तो जो एनर्जी है वो हमेशा जो ट्रांसफ़र होती है इसमें, वो याद रखिएगा, जो हीट जो है वो हमेशा ट्रांसफ़र होगी कहाँ से, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है आपके हैंड से बर्फ़ में, बर्फ़ से आपके हैंड में, और भी अलग सब्सटेंसेस में जो ये हीट का ट्रांसफ़र होता है, वो 3 तरीके से होता है, 3 वेज से होता है। एक होता है आपका कंडक्शन, एक होता है आपका कन्वेंशन, और एक होता है आपका रेडिएशन। हिंदी में बोले तो चालन, संवाहन और विकिरण। और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। देखिए, ये जो मैंने अभी आपको हाथ वाला एग्जाम्पल दिया था ना, कि मैंने अपने हाथ पर बर्फ़ रखी और बर्फ़ पिघल गई, ये आपका कंडक्शन था। क्या था, चालन विधि थी। चालन विधि में क्या होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है दूसरे मॉलिक्यूल के डायरेक्ट कांटेक्ट में बिल्कुल पास होगा। कहने का मतलब यहाँ पर कैसे है, सपोज ऐसे समझिए, ये बुक है, तो यहाँ पर एक और व्यक्ति बैठा, उसने इसे ट्रांसफ़र कर दी, फिर उसने इसे ट्रांसफ़र कर दी, उसने इसे ट्रांसफ़र कर दी। इस तरह से पूरी तरह हीट का क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पर मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये जो हीट ट्रांसफ़र होती है ना चालन कंडक्शन विधि में, यहाँ पर मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे। ये सॉलिड में होगी, किस में होगी, सॉलिड में होगी। जैसे आप चम्मच है, चम्मच को अगर किसी आग के सामने रखेंगे तो पहले चम्मच का शुरू वाला हिस्सा गर्म होगा, फिर वो मॉलिक्यूल हीट को इधर ट्रांसफ़र करेंगे इस मॉलिक्यूल में, फिर वो इस मॉलिक्यूल को, फिर वो इस मॉलिक्यूल को, और इस तरह से चम्मच का जो कोना है वो भी थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये जो इस तरह का हीट का ट्रांसफ़र है, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, टच है, उसको ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी हीट, तो वो मेथड होता है आपका कंडक्शन चालन विधि। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये आयरन की रॉड है, वो पहले यहाँ गर्म होगी, फिर इस तरह से गर्म होगी, और उसको पता है ये पीछे भी आकर गर्म हो जाएगी, तभी इसने ग्लव्स पहना है। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल में डायरेक्ट एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हीट का ट्रांसफ़र करता है, ये आपकी कंडक्शन विधि होती है। दूसरी होती है आपकी कन्वेक्शन संवाहन विधि, जो आपकी लिक्विड और गैस में होती है। जैसे आपने गैस पर पानी रखा, तो आप देखते हैं पहले नीचे वाला पानी गर्म होता है, आप अगर उंगली ऊपर डाल के देखेंगे तो पानी ठंडा है, फिर थोड़े समय बाद डालेंगे फिर थोड़ा कम ठंडा है, फिर बाद में वो सारा पानी गर्म हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो पहले नीचे के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गर्म होते हैं, और गर्म होने की वजह से क्या होता है, वो ऊपर उठ जाते हैं, और ऊपर उठने में क्या होगा, उनकी जगह खाली हो जाएगी। उनकी जगह को भरने के लिए जो ऊपर के मॉलिक्यूल हैं पानी के, वो नीचे आ जाते हैं। सेम यही प्रोसेस चलता रहता है, ऊपर के नीचे आते हैं, सॉरी नीचे के ऊपर जाते हैं, ऊपर के नीचे आते हैं। तो इसमें जो मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, पहले यहाँ थे, इसने ट्रांसफ़र करा ऐसे, फिर इसने ट्रांसफ़र करा ऐसे। तो इस तरह से जो ट्रांसफ़र होता है हीट का, ये आपका क्या होता है, कन्वेंशन विधि होती है, संवाहन विधि होती है। इसमें मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पहले गर्म होंगे और वो ऊपर उठ जाएंगे, फिर ऊपर वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो उनका स्थान लेने के लिए नीचे आ जाएंगे, फिर वो गर्म होंगे, फिर वो ऊपर उठेंगे, फिर वो नीचे आ जाएंगे। इस तरह से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो आपका कन्वेक्शन संवाहन विधि में होता है। फिर तीसरे नंबर पर एक विधि आती है आपकी रेडिएशन, जिसे हम विकिरण विधि बोलते हैं। उसमें आपको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती हीट के ट्रांसफ़र के लिए। कहने का मतलब, देखिए ये आग जल रही है, कन्वेक्शन क्या है, देखिए कन्वेक्शन तो ये थी कि आपने इसके ऊपर हाथ रखे तो क्या हुआ, पहले जो नीचे की हीट थी वो गर्म हुई, तो इसके मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर उठ गए, तो गरम गरम आपको फील होगा, और जो ठंडी एयर है वो नीचे आ जाएगी। इस तरह से चलता रहता है और आपके हाथ जो हैं वो गर्म होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन रेडिएशन विधि में क्या होता है, इसमें अगर कोई मीडियम भी नहीं है ना, कोई मॉलिक्यूल भी नहीं होंगे ना, तब भी अगर आप दूर बैठे हैं तब भी आपको जो हीट है ना वो महसूस होगी। तो जब जहाँ कोई मीडियम ही नहीं
नहीं है, जैसे डायरेक्ट ये बुक थी मैंने यहाँ से यहाँ फेंक दी डायरेक्ट जंप कर कर, तो ये क्या है, वो आपका रेडिएशन है। बीच में कोई मीडियम नहीं है फिर भी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो आपकी रेडिएशन होती है। जैसे सन की रेज आती हैं पृथ्वी तक, अर्थ तक, तो वहाँ पर कोई मीडियम थोड़ी है, वो तो वैक्यूम है, वहाँ पर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तब भी जो है वो हीट आ जाती है ना। तो वो जो हीट आ रही है जिसको किसी मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी रेडिएशन होती है, विकिरण होती है, और इसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। तो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन से होती है, जैसे चम्मच में हो रही थी, है ना। लिक्विड और गैस में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कन्वेक्शन से हो रही है। लिक्विड का मैंने पानी से बता दिया। एयर वाला ये एग्जांपल हो गया, आपने हाथ रखे उसके ऊपर, ठीक है, आग के ऊपर, तो आपके हाथ जो हैं वो गर्म होने लगेंगे, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो नीचे से जंप करके ऊपर आ गए और ऊपर वाले जंप करके नीचे चले गए। और रेडिएशन में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जो सन से रेज आ रही होती हैं अर्थ तक, अगर पूछा जाए उनमें कि कौन सा हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वहाँ पर आप आंसर करेंगे किसका, रेडिएशन विधि का, विकिरण विधि का। तो समझ में आए तीनों वे किस तरह से जो हीट है हमारी ट्रांसफ़र होती है। देखिए आगे अब हम इसमें समझेंगे कि कौन से सब्सटेंसेस गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और कौन से सब्सटेंसेस बैड कंडक्टर होते हैं, हमारे हीट के, उष्मा के कुचालक होते हैं या फिर सुचालक होते हैं। वो सब्सटेंसेस दैट अलाउ हीट टू ट्रांसफर फ्रॉम देम आर कंडक्टर ऑफ हीट। जो अपने अंदर से हीट का ट्रांसफ़र करा देते हैं बहुत आसानी से, वो गुड कंडक्टर होते हैं, और दूसरे सब्सटेंस जो नहीं कराते वो बैड कंडक्टर होते हैं, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारे के सारे गुड कंडक्टर हैं हीट के। कैसे, देखिए आप एक आयरन की रॉड लेंगे, उसको गर्म करेंगे तो उसका दूसरा सिरा जो है वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हीट का ट्रांसफ़र है बहुत आसानी से हो जाता है। तो जिन सब्सटेंसेस में हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है वो आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और जिन सब्सटेंसेस में नहीं होगा वो बैड कंडक्टर होंगे। उसी में अगर आप प्लास्टिक का पाइप लेंगे तो उसको पीछे की तरफ से गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो पिघल के गिरता रहेगा, लेकिन पीछे की तरफ जो है वो गर्म नहीं होगा, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है हीट का, वहाँ से हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता। सेम ऐसे वुड होती है, लकड़ी होती है, सेम ऐसी हवा होती है। जो एयर होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफ़र जो है वो नहीं हो पाता। सेम ऐसे ही वाटर, जो पानी होता है, वो भी आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ज़्यादा गुड कंडक्टर नहीं माना जाता, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो सब्सटेंस अपने से अंदर से हीट का ट्रांसफ़र करा देंगे बड़ी आसानी से, वो गुड कंडक्टर हैं, और जो नहीं करा पाएंगे वो बैड कंडक्टर हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, हो सकती है, लेकिन वो बैड कंडक्टर हैं, पुअर हैं, कुचालक हैं, अच्छे अमाउंट में हीट वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। अब एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, जो डीप कलर ऑब्जेक्ट होते हैं वो बेटर अब्जॉर्बर ऑफ हीट होते हैं देन लाइट कलर ऑब्जेक्ट। जैसे आपने देखा होगा जो सोलर कुकर होता है वो काले रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हीट का अच्छा एब्जॉर्बर होता है। तो याद रखिएगा, जो डीप कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीट के अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। इसलिए हम सर्दियों के समय डार्क कपड़े पहनते हैं और गर्मियों के समय हमें लाइट कपड़े पहनते हैं, ताकि उनमें से हीट जो है वो एब्जॉर्ब ना हो। और याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन देकर आएगा कि कौन सा हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो प्लास्टिक, वुड, एयर, वाटर, ये सब नहीं है। तो सब के सब आपको याद रखने हैं। एयर और वाटर को लेकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना ये भी बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि एयर में मॉलिक्यूल काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात थी जो आपको याद रखनी थी। और अब जो नेक्स्ट दो पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि सी ब्रीज क्या होता है, समुद्र समीर क्या होता है, और लैंड ब्रीज क्या होता है। देखिए, दिन के समय होता क्या है, समुद्र के किनारे जो दिन का समय होता है वो जो लैंड है वो जल्दी गर्म होता है, जो स्थल होता है, जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। लैंड इज़ वार्मर फास्टर देन द सी। जल्दी गर्म होने से क्या होगा, जो इसकी हवा है वो ऊपर, जो एयर के जो मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, और नीचे जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, लो हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हवा को भरने के लिए समुद्र की ठंडी ठंडी हवा जो है इधर से इधर की तरफ आना शुरू कर देती है, और यही आपकी जो समुद्र की हवा, इस हवा को भरने के लिए आएगी जो ऊपर उठ चुकी है, और ये जो जगह खाली हो गई है इसको भरने के लिए जो हवा हमारी सी से आती है, वही आपका क्या कहलाता है, सी ब्रीज कहलाता है, समुद्र समीर कहलाता है।
और ये क्यों होता है? क्योंकि दिन के समय जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है और सी उतनी जल्दी गर्म नहीं होता। तो जो लैंड की एयर है वो ऊपर उठ जाती है, नीचे प्रेशर लो हो जाता है और वहाँ से जो समुद्र है, जो आपका सी है, वहाँ से जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो लैंड की तरफ आने लगती हैं और वही जो ठंडी हवाएं लैंड की तरफ आती हैं। द कोल्ड एयर ऑफ द सी फ्लोज टूवर्ड द लैंड। जो लैंड की तरफ कोल्ड एयर आती है वही आपकी क्या कहलाती है? सी ब्रीज कहलाती है, समुद्र समीर कहलाती है। लेकिन रात के समय क्या होता है? जो सी होता है ना वो कूल स्लोअर देन द लैंड। जो सी होता है ना वो जल्दी से ठंडा नहीं होता, जबकि जो लैंड है ना वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। जल्दी से ठंडा होने का मतलब यहाँ तो ठंड रहेगी और ये जल्दी से ठंडा नहीं होगा तो यहाँ पर गर्मी रहेगी। गर्मी की वजह से इस बार क्या होगा? इसके एयर मॉलिक्यूल ऊपर उठेंगे और यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा और उस एयर को भरने के लिए जो खाली हो गई है, यहाँ से लैंड की जो हवा है वो समुद्र की तरफ जाएगी और जब लैंड की एयर समुद्र की तरफ जाती है तो वो आपका लैंड ब्रीज कहलाता है। जब समुद्र की एयर आएगी तो वो सी ब्रीज है और जब लैंड की हवा जाएगी तो वो लैंड ब्रीज है। एट नाइट सी, वो जो सी का पानी है वो कूल्स होता है स्लोअर देन द लैंड। सो कूल्ड, जो कूल एयर है, जो कोल्ड एयर है, फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द सी। वो लैंड से किसकी तरफ जाती है? वो सी की तरफ जाती है और इसे ही हम सी ब्रीज कहते हैं, सॉरी लैंड ब्रीज कहते हैं। तो समुद्र समीर और ये जो लैंड ब्रीज है ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। इन दोनों से ही सीटेट में क्वेश्चन बना है। उसके बाद यहाँ से ये जो जितने भी पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबसे सीटेट में क्वेश्चन बना है। द थर्मामीटर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि थर्मामीटर क्या है। जो हमारे टेम्परेचर को मापता है वही थर्मामीटर है और अलग अलग तरह के थर्मामीटर होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? क्लिनिकल थर्मामीटर की। द थर्मामीटर विच मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। जो हमारी बॉडी के ताप को मेज़र करता है वो आपका कौन सा थर्मामीटर होता है? वो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। और याद रखिए जो हमारी बॉडी का सामान्य ताप होता है वो कितना होता है? ये क्वेश्चन सीटेट में आया है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है आपका सेल्सियस में, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिए हमारी बॉडी का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बात करूं तो मैं 98.6। तो क्लिनिकल थर्मामीटर समझ में आ गए, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं उनमें जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो कितनी होती है? 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। और ये क्वेश्चन सीटेट में बना है कि थर्मामीटर कथन देकर था कि कौन सा कथन गलत है। तो आप याद रखिएगा क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है टेम्परेचर मेज़र करने की वो कितनी होती है? सिर्फ 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और जब भी आप थर्मामीटर में अपना क्लिनिकल थर्मामीटर में आप अपना टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो याद रखिएगा उसको पहले पानी से धोइएगा यूज़ करने से पहले या यूज़ करने के बाद उसको फिर हिलाइएगा, क्योंकि जो पारा ऊपर चला जाता है वो वापस से शुरू में आ जाए। और शुरू में आने के बाद आप उसको जहाँ पर है अपने आर्म पिट पर या अपनी टंग के नीचे रखेंगे, फिर स्ट्रेट कर कर उसको देखेंगे, हिलाएंगे नहीं। हिलाने से क्या होगा? जो मरकरी क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर क्या होती है? मरकरी होती है। होता क्या है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मरकरी आगे की तरफ चली जाती है। 35 डिग्री मिनिमम होता है और 42 मैक्सिमम होता है, तो वो आगे की तरफ बढ़ती है तो उससे आप टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उसको हिलाएंगे ना तो वो जो मरकरी है वो फिर से पीछे की तरफ आ जाएगी। तो याद रखिए आप सीधी दिशा में रखेंगे तो आपकी जो मरकरी है ना वो हिलेगी नहीं और आप अपना टेम्परेचर जो है उसमें मेज़र कर पाएंगे। 37 है तो आपका नॉर्मल होगा, ठीक है। तो याद रखिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें जो रेंज होती है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि क्लिनिकल थर्मामीटर को कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना है, क्योंकि गर्म पानी का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री और 100 डिग्री तो इसकी रेंज ही नहीं है। इसका मतलब अगर आपने क्लिनिकल थर्मामीटर को गर्म पानी से धोया तो वो फट जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो फिर गर्म पानी को मेज़र करने के लिए कौन से थर्मामीटर होते हैं? उनको मेज़र करने के लिए होते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, जिनकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। इम्पॉर्टेंट है, 10 डिग्री नहीं बोला मैंने, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस बोला है। ये आपकी लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज होती है।
और इनको हम यूज़ कर सकते हैं पानी में, ठीक है, क्योंकि पानी 100 डिग्री है और इनकी रेंज जो है वो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब देखिए, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर हैं उनको आप यूज़ नहीं कर सकते अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, जब तक वो ऑब्जेक्ट के अंदर हैं तब तक उनमें मरकरी का लेवल राइज करता है। जैसे ही आप उन्हें ऑब्जेक्ट से बाहर निकल जाएंगे तो मरकरी का लेवल जो है वो एकदम से नीचे गिर जाएगा। जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता, मरकरी का लेवल नीचे नहीं गिरता जब तक आप उसको निकालने के बाद हिलाएंगे नहीं। तो इसलिए तो मैंने बोला था, आपने अपने आर्मपिट से निकाल लिया उसको, लेकिन अभी आपको उसको हिलाना नहीं है। पहले आप अपना टेम्परेचर मेज़र कर लेंगे और फिर उसके बाद उसको हिलाएंगे, ठीक है। तभी आपने देखा होगा जो थर्मामीटर मेज़र करते हैं वो शुरू में क्या करते हैं, देखते हैं कि मरकरी क्या है, 35 से नीचे है या नहीं है। अगर नहीं होती है तो वो उसको हिलाते हैं, ठीक है। तो वो तो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है, जब तक वो ऑब्जेक्ट के अंदर है, पानी के अंदर है, तब तक तो वो उसका टेम्परेचर बताएगा। लेकिन जैसे ही आपने पानी से निकाला तो उसमें क्या होगा, वो मरकरी का लेवल तुरंत नीचे आ जाएगा और पानी में निकालने के बाद आप उसमें नहीं बता पाएंगे कि कितना टेम्परेचर है। तो आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन वहाँ पर नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। क्यों? और क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें एक किंक लगी होती है। क्या होती है? किंक लगी होती है एक बल्ब के पास, आप ध्यान से देखेंगे, जो उसको अलाउ नहीं करता कि मरकरी जो है वो नीचे की तरफ फॉल करे जब तक आप उसको हिलाएंगे नहीं। तो इतनी ही बात यहाँ पर लिखी है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर बिकॉज मरकरी लेवल स्टार्ट फॉलिंग डाउन व्हेन यू टेक आउट थर्मामीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट से बाहर थर्मामीटर निकालेंगे, मरकरी का लेवल ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा। जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, उनमें एक किंक होता है बल्ब के पास, जो मरकरी के लेवल को नीचे गिरने नहीं देता जब तक आप उसको हिलाते नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका टेम्परेचर रेंज क्या होती है, 35 से 42। इसकी कितनी होती है, -10 से 110। और आजकल तो आपके इलेक्ट्रिकल आ रहे हैं जिनमें मरकरी नहीं होती, ठीक है, तो वो भी हैं थर्मामीटर आजकल, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट था जो आपको याद रखना था। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी आपकी वीडियो लगी है आपको, क्योंकि टीचर को इसी से मोटिवेशन मिलता है। और बस इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।